गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया, योर बायोलॉजी टीचर। हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ ओव्यूल या बीजांड के प्रकार। आज जो हम पढ़ रहे हैं इसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था कि मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट में क्या अंतर होता है। आज मैं आपको उसको लाइन बाय लाइन समझा देती हूँ कि इन दोनों में क्या अंतर होता है नर एवं मादा युग्मकोद्भीद में। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है कभी कभी 2 या 3 नंबर में आ जाता है, कभी कभी 5 नंबर में भी इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये सेंड कर रही हूँ वीडियो बनाकर। इसमें फर्स्ट है नर युग्मकोद्भीद और सेकंड है मादा युग्मकोद्भीद। तो फर्स्ट क्या अंतर होता है इसमें, ये दिख रहा है आपको। फर्स्ट जो अंतर होता है यह लघु बीजाणु से विकसित होता है, जो कि पराग कोश के अंदर लघु बीजाणु धानी में बनता है। क्योंकि इसका निर्माण कहाँ होता है, पराग कोश के अंदर होता है। किसके अंदर? पराग कोश के अंदर जो लघु बीजाणु धानी होती है उसके अंदर। और किससे बनता है? ये लघु बीजाणु से, जिसको पराग कण भी बोलते हैं। नर मादा युग्मकोद्भीद कहाँ बनता है? गुरु बीजाणु धानी के अंदर बनता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बीजांड होता है, या इसको गुरु बीजाणु धानी को बीजांड भी बोलते हैं। और इसका निर्माण होता है गुरु बीजाणु के अंदर। सेकेंड पॉइंट है, यह परिपक्व होने पर लघु बीजाणु धानी से निकलकर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है। इस क्रिया को परागण कहते हैं। ये हमको आगे पढ़ना है। तो जो नर युग्मकोद्भीद है इसमें परिपक्व होने पर ये लघु बीजाणु धानी से निकल जाता है। लघु बीजाणु धानी जो होती है इसके आसपास का एक कवर होता है जिसको फाड़ करके ये निकल जाता है। और कहाँ पर पहुँच जाता है? ये वर्तिकाग्र पर। किसके वर्तिकाग्र पर? पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है। इसके पराग कण के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं परागण, जो कि आगे हमको पढ़नी है। अगर हम इसको देखें मादा युग्मकोद्भीद को, तो ये स्थिर होता है, ये कहीं पर भी अपनी जगह छोड़कर नहीं जाता है। तो यह स्थायी रूप से गुरु बीजाणु धानी के अंदर ही रहता है ना, स्थिर रूप में रहता है। इसका विकास 2 चरणों में होता है। पहला तो परागण के पहले होता है और फिर परागण के बाद होता है। इसका विकास केवल एक ही चरण में पूर्ण हो जाता है। और वो कब होता है? केवल निषेचन के पहले। तो मादा युग्मकोद्भीद जो होता है वो निषेचन के पहले कंप्लीट बन जाता है। फिर नर युग्मकोद्भीद लघु बीजाणु से पराग नलिका के रूप में बाहर आता है। नर युग्मकोद्भीद जो होता है लघु बीजाणु पर एक पराग नलिका बनती है, एक ट्यूब टाइप बनती है, जो मैं आपको बताऊंगी आगे। वो ट्यूब जब बनती है तो उसके द्वारा ही ये बाहर निकलता है। और ये गुरु बीजाणु के अंदर ही रहता है ना। मादा युग्मकोद्भीद कहाँ रहता है? गेमिटोफाइट गुरु बीजाणु के अंदर। परिपक्व नर युग्मकोद्भीद में 3 कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी कोशिकाएं होती है? एक वर्धी कोशिका एवं 2 नर युग्मक होते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है 7 कोशिकाएं होती है। एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका, 3 प्रतिध्रुव कोशिका एवं एक केंद्रीय कोशिका। तो कुल मिलाकर इसमें कितनी कोशिकाएं होती है? 7 कोशिकाएं होती है। सहायक कोशिकाएं भी होती है, पोलर बॉडीज भी होती है, न्यूक्लियाई कोशिकाएं भी होती है, एक सेल भी होती है। जो मैंने आपको मादा युग्मकोद्भीद मतलब अंडाशय की जो संरचना बनाई थी उसमें दी हुई है। बीच में 2 दिखती हैं आपको, ऊपर 3 और नीचे 3, है ना। फिर परिपक्व नर युग्मकोद्भीद की तीनों कोशिकाएं क्रियाशील होती है। दोनों नर युग्मक निषेचन में भाग लेती हैं तथा वर्धी कोशिका परागनली के निर्माण में सहायक होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि नर युग्मकोद्भीद जब परिपक्व हो जाता है तो इसकी तीनों कोशिकाएं क्रियाशील होती है। दोनों नर युग्मक द्विनिषेचन में भाग लेते हैं। जो नर युग्मक की संख्या हमने कितनी बताई थी? 2 बताई थी। तो वो ही निषेचन में भाग लेते हैं और वो वर्धी कोशिका परागनली के निर्माण में सहायक होती है। जो आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं जिनको हम वर्धी कोशिका बोल रहे हैं, वो क्या करती है? इसके लिए परागनलिका बनाती है। फिर है सभी कोशिकाएं क्रियाशील नहीं होती। इसमें सारी कोशिकाएं क्रियाशील नहीं होती है। केवल कौन होती है? अंड कोशिका एवं केंद्रीय कोशिका ही द्विनिषेचन में भाग लेती है। एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाती तथा दूसरी सहायक कोशिका परागनली में प्रवेश के लिए निर्देशित करती, मतलब स्थान देती है। तीनों प्रतिध्रुव कोशिकाएं निषेचन के पहले या बाद में नष्ट हो जाती, मतलब आसपास की सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी। सिर्फ क्या बचती है?
केंद्रीय कोशिका और अंड कोशिका। आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं कि जो मादा युग्मकोद्भिद में जो कोशिकाएं होती हैं उसमें से केवल अंड कोशिका बचती है और केंद्रीय कोशिकाएं बचती है, बाकी जितनी भी कोशिकाएं होती है वो उसको सहायता प्रदान करती हैं। इसके बाद निषेचन के बाद नर युग्मकोद्भिद नष्ट हो जाता है और इसमें निषेचन के बाद जो मादा युग्मकोद्भिद होता है वो आगे जाकर किसका निर्माण करता है, भ्रूण और भ्रूणपोष बनाता है, क्योंकि जितना भी डेवलपमेंट होता है वो मादा युग्मकोद्भिद के अंदर ही होता है ना। तो ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। ये अंतर कभी कभी आता है इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बुक में, ताकि आपको ये अच्छे से दिख जाए और लर्न भी हो जाए साथ साथ में। बोलते बोलते ही इसको आप सीख सकते हो कि नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद में क्या अंतर होता है। अब जो आज का मेन टॉपिक है वो है परागण। परागण हम ऑलरेडी देख चुके कि परागण क्या होता है ना। क्या होता है परागण? परागण का मतलब होता है कि पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प या उस जाति के पुष्प दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण मतलब पॉलिनेशन। अब देखो जितने भी पुष्प होते हैं, कभी कभी पुष्प कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, कभी कभी ऐसे होते हैं कि द्विलिंगी होते हैं। तो जो एक लिंगी पौधे होते हैं जिनमें नर एवं मादा पुष्प जो होते हैं अलग अलग होते हैं, मतलब पौधे अलग अलग होते हैं। एक नर हो गया और एक मादा हो गया। नर के अंदर क्या बनता है, परागकण बनते हैं, और मादा के अंदर क्या बनता है, अंडाशय बनता है ना। तो परागकण क्या होते हैं, इसके लिए हमने पहले ही ये पढ़ा है। नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद दोनों अपने अपने गैमेट बनाते हैं, एक परागकण बनाते हैं और एक क्या बनाते हैं, मादा युग्मक बनाते हैं, जिसको अंडाशय बोलते हैं। तो परागकण क्या करेंगे, अपनी जगह छोड़कर दूसरे पौधे पर जाएंगे। तो इसमें यही लिखा है कि परागकण कहाँ से निकलते हैं, परागकोश से निकलते हैं और उसी जाति के पुष्प, उसी पुष्प मतलब उसी पौधे के पुष्प पर या फिर उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर पहुँचते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम बोलते हैं परागण, है ना। तो इसका ये जो प्रोसेस होती है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है पौधों में। अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो क्या होगा, अगर पौधों में परागण की क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा, फल का निर्माण नहीं होगा। तो इसलिए पौधों में फल निर्माण हेतु ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है परागण की। तो हम आगे पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द अदर टू द स्टिग्मा एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और एंथर फ्लावर अदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसका मीनिंग भी यही है ना। इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये मैं आपको डायग्राम से शो कर दूंगी कि कैसे होता है पॉलिनेशन। तो इस तरह से अगर हम देखें तो परागण को अप्रत्यक्ष परागण भी कहते हैं, इनडायरेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म जो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं अनावृत्त बीजी पौधे में वर्तिकाग्र अनुपस्थित होता है, अतः परागण सीधे ही बीजांड के बीजांड द्वार पर पहुंचते हैं। इस तरह के परागण को प्रत्यक्ष परागण कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है, अनावृत्त बीजी, मतलब ऐसे पौधे जिनके बीज जो होते हैं ढके हुए नहीं होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो पराग कण जो होते हैं वो डायरेक्ट ही कहाँ पहुँच जाते हैं, बीजांड तक पहुँच जाते हैं और फिर निषेचन की क्रिया करते हैं। तो डायरेक्ट अगर ये प्रोसेस होती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस तरह को बोलते हैं हम डायरेक्ट पॉलिनेशन। परंतु कुछ पौधे ऐसे होते हैं बीजधारी पौधे, जिनमें बीज का निर्माण होता है और जिनके बीज जो होते हैं ढके हुई अवस्था में होते हैं। तो ऐसे पौधे जो होते हैं उनमें परागण की क्रिया अलग होती है। उनमें दो तरह से परागण होता है, जिसको हम बोलते हैं स्वपरागण और परपरागण। कभी कभी इसमें अंतर भी पूछते हैं कि स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है। तो पहले तो आप ये देख लो स्वपरागण और परपरागण कैसे हो रहा है। ये बहुत अच्छा डायग्राम है, इससे अच्छे से शो हो जाएगा। ये एक पौधा है, ये आपको पौधा दिख रहा होगा, और ये क्या है, उसका पुष्प है। ये दोनों एक ही जाति के पौधे हैं। मान लीजिए ये टमाटर के पौधे हैं, है ना, एक ही जाति के ये पौधे हैं। अगर मान लीजिए इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प के पौधे के बीजांड तक जाते हैं, फिर से बोल रही हूँ मैं, अगर ये एक ही पौधे पर नर एवं मादा बीजांड होते हैं, मतलब कि नर ये परागण हो गए, परागकण हो गए, और ये हो गए बीजांड। तो यहाँ से परागकण निकल कर कहाँ आ गए, उसी के पुष्प पर आए हैं,
आ रहे हैं। तो इस तरह का जो अगर परागण होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। यहाँ से परागकण निकल कर कहाँ आ गए, मादा पुष्प पर आ गए, नर पुष्प से मादा पुष्प पर परागकण बीजांड तक आ गए, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, जिसको बोलते हैं स्वपरागण। अब हम लेते हैं पर परागण। पर परागण में क्या है, ये दोनों पौधे अलग अलग हैं एक ही जाति के, पर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ से परागकण निकल कर कहाँ आ गए, मादा पुष्प तक आ गए, है ना। मतलब कि परागकण पराग कोश से निकल कर कहाँ आए हैं, बीजांड द्वार तक या बीजांड तक आते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। इससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ना। तो अंतर क्या हुआ, जब सेम पौधे पर आ रहे हैं, एक ही पौधे में अगर दोनों है, नर एवं मादा युग्मक, परागकण परागकोश से निकलकर बीजांड तक आ गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्वपरागण। और अगर दूसरे पुष्प से निकलकर अगर दूसरे पुष्प पर आए हैं तो फिर उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। इनको हमको डिटेल्ड पढ़ना है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र को या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र को स्थानांतरित हो जाते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। ये समझा ही दिया है मैंने डायग्राम से आपको, कि एक ही पौधे में यदि नर एवं मादा पुष्प होते हैं, है ना, तो उसके परागकण क्या होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही पौधे के अंदर नर एवं मादा जननांग होते हैं, तो अगर एक ही पौधे में ये प्रक्रिया हो रही है परागण की, तो उसको हम बोलेंगे स्वपरागण। इसको आपको पूरा डील लिखना है कि अगर एक ही पौधे में नर एवं मादा युग्मक बनते हैं तो पराग कोश से परागकण का निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। पर भी ये अलग अलग पौधों में अलग अलग होता है। जैसे ये होता है स्वयुग्मन। फर्स्ट स्वपरागण भी दो प्रकार का होता है, स्वयुग्मन होता है। स्वयुग्मन का मतलब क्या होता है, इस प्रकार का जो स्वपरागण में एक पुष्प के परागकोश में बने परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, है ना। इसको मैं बता देती हूँ। जैसे इसमें अगर मान लीजिए इन दोनों में ही सेम होते हैं, नर एवं मादा युग्मक एक ही फूल में होते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से ही निकल कर कहाँ आ जाते, यहाँ तक आ जाते हैं। मतलब परागकण परागकोश से निकल के कहाँ आते, मादा युग्मक तक आते हैं। तो ये एक ही पुष्प के अंदर अगर ये होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, इस तरह की प्रक्रिया को हम बोलेंगे स्वयुग्मन, है ना। अतः स्वयुग्मन के लिए केवल एक ही पुष्प की आवश्यकता होती है। मैंने समझा दिया आपको कि एक ही पुष्प में ही होता है। यह हमेशा अंतःलैंगिक अथवा उभयलिंगी पौधों में होता है। अब उभयलिंगी का मतलब होता है नर एवं मादा जननांग जब एक ही फूल में होते हैं तब इसको उभयलिंगी बोलते हैं। स्वयुग्मन के लिए कुछ अनुकूल युक्तियाँ होती हैं, कुछ युक्तियाँ अपनाई जाती हैं, जैसे कि समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का मतलब क्या होता है कि इस अनुकूलन भी दर्शाते हैं, एडप्ट भी होते हैं कुछ पौधे। ये उभयलिंगी पुष्प से नर एवं मादा जननांग जब एक साथ परिपक्व होते हैं, है ना। कुछ जो उभयलिंगी पौधे होते हैं उनमें पुष्प के नर एवं मादा जननांग एक साथ ही परिपक्व हो जाते हैं। मतलब समय पे जब उनका समय आता है तब उस समय मैच्योर हो जाते हैं और उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र को परागित करते हैं। जैसे एक डायग्राम से मैं बनाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये इस टाइप से, तो यहाँ पर परागकण लगे हुए हैं और यहाँ पर मादा जननांग है, तो यहाँ से ये निकल कर कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है ये एक ही फूल में हो गई, एक ही फूल है ये, तो इसको हम बोलेंगे स्वकाल पक्वता। और अगर स्वकाल पक्वता का मतलब है कि दोनों एक ही समय पर मैच्योर हुए, परागकण भी और अंडाशय भी, तो इसको हम बोलेंगे समकाल पक्वता। किस में होता है, कैथेरेंथस रोजियस में और मिराबिलिस जलापा, ये दो पौधे हैं। इसमें से आपको एक उदाहरण याद होना चाहिए कि ये इस तरह से इसमें पाए जाते हैं। सेकंड कौन सा होता है,
सेकंड होता है अनुमील्यता या क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी क्या होता है? अनेक प्रकार की जातियों में पुष्प उभयलिंगी होते हैं तथा कभी भी खिलते नहीं हैं, अर्थात हमेशा कली अवस्था में ही होते हैं। यह स्वपरागण के लिए एक मुख्य अनुकूलन है, क्योंकि ऐसे पुष्पों में केवल स्वपरागण ही संभव है ना। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कली के रूप में होते हैं, कभी भी खिलते नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? उन्हीं के अंदर परागकण बनेंगे और उन्हीं के अंदर बीजांड होगा या अंडाशय होगा। तो उसी में से परागकण निकलकर उसी पौधे के अंदर चले जाते हैं या पुष्प के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं परागण, उसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमी, जैसे ऑक्जेलिस या बायोला तथा कोमेलिना, इस तरह के पौधे होते हैं, है ना। अब इनमें क्या होता है? ये अलग अलग पुष्प उत्पन्न करते हैं, जैसे उन्मिल परागणी पुष्प जो सामान्य पुष्पों की तरह होते हैं, जिनके परागकोश एवं वर्तिकाग्र खुले होते हैं, है ना। और दूसरा जो है क्लिस्टोगेमस, तो ऐसे क्या होते हैं? ऐसे पौधे जो होते हैं उनके पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते हैं। अतः अनुन्मील्य परागणी पुष्प सदैव स्वयुग्मक ही होते हैं, ये ऑटोगेमी होते हैं, मतलब एक ही पुष्प के अंदर ही दोनों होते हैं और एक इनमें परागण की क्रिया होती है। तो क्योंकि यहाँ पर परागण के अवसर ही नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते पर परागण के? अभी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि क्लिस्टोगेमी में पर परागण के अवसर क्यों नहीं होते हैं? तो वो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इनके पौधे में जो पुष्प होते हैं वो बंद अवस्था में होते हैं और उसी के अंदर परागण होते हैं और उसी के अंदर अंडाशय होते हैं। तो फिर वो खुले होने के चांस ही नहीं है, तो वो वहीं के वहीं क्या हो जाते हैं? परागित हो जाते हैं, है ना। ये जैसे उदाहरण में दे रखा है, ये इस टाइप से ये पैक दिख रहे होंगे आपको, है ना। ये अंडरग्राउंड, ये कहाँ है? ज़मीन के अंदर होते हैं इसके फूल। तो इस तरह से ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर में अंडरग्राउंड अगर होंगे तो फिर बाहर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर आता है थर्ड है इसमें कलिका परागण। कलिका परागण में क्या होता है? तो नेक्स्ट जो है वो है कलिका परागण। कलिका परागण में बड पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं, तो इस तरह का जो परागण होता है कुछ उभयलिंगी पौधों में ही होता है। ये जनरली अगर देखा जाए तो जो स्वपरागण की प्रक्रिया है ये उभयलिंगी पौधों की ही प्रक्रिया है, क्योंकि एक ही पौधे में ही ये चीज़ होती है, इसीलिए उभयलिंगी कहलाते हैं। तो कुछ पौधों के उभयलिंगी पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र कली अवस्था में होते हैं, जैसे कि मटर एवं तंबाकू। इसमें पुष्प जो है वो खिली हुई अवस्था में नहीं होते, कली अवस्था में होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर कली अवस्था में बाहर से वो पैक होंगे तो उनके जो परागकण है वो बाहर निकल ही नहीं सकते, तो वो उसी पुष्प के अंदर ही परागकण की क्रिया करते हैं। तो कली अवस्था में ही इसमें परागण होता है, जैसे मटर एवं तंबाकू। अब इसमें यांत्रिक विधि द्वारा भी होता है। तो यांत्रिक विधि में क्या होता है? अनेक पौधे में जब पर परागण असफल हो जाता है ना। जैसे कि कभी कभी ऐसे होते हैं कि दो अलग अलग पौधे हैं और उनमें परागण नहीं हो रहा है, तब उनमें क्या करवाते हैं? स्वपरागण करवाते हैं। जैसे आलू में वर्तिकाग्र परागकोश के ऊपर झुकती है, जबकि सूर्यमुखी में यह पीछे मुड़कर रोमों पर उपस्थित परागकणों को प्राप्त करता है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पौधों में पर परागण नहीं हो पाता है, मतलब कि दो अलग अलग पौधों में अगर ये प्रक्रिया नहीं होती है तो फिर कृत्रिम विधि द्वारा भी इसको करवाया जाता है ना। तो क्या करवाते हैं? पुष्प को झुका देते हैं परागकोश के ऊपर, ताकि उसके परागकण पुष्प पर चिपक जाए, और जो सूर्यमुखी है वो मुड़ जाती है ताकि उसके रोम छिद्र पर परागकण आ सके पुष्प पर। फिर है परागकोशों का न फटना, है ना। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि परागकोश फूटता ही नहीं है। अगर परागकोश फूटेगा नहीं तो परागकण मुक्त कैसे होंगे? तो तथा परागकण परागकोश के भीतर ही वो अंकुरित हो जाते हैं और परागनली वृद्धि करके परागकोश की भित्ति को भेद कर और वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण करती है। तो होते एक ही पौधे के अंदर है, जैसे वायला। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं उसमें परागकोश फटते नहीं, और परागकोश अगर नहीं फटेंगे तो फिर परागण की क्रिया होना संभव नहीं है। तो वो उसी में पराग नलिका बनाकर कहाँ तक पहुँच जाते हैं?
अंडाशय की भित्ति तक पहुंच जाते हैं और उसको भेद कर फिर परागण करते हैं, है ना। फिर सेकंड है इसमें सजातीय पुष्प परागण। पहले जो पढ़ा था वो हमने क्या था, ए वाला था स्वयुग्मन, है ना, ये स्वयुग्मन हमने पढ़ा था। अब जो बी वाला है वो हम पढ़ रहे हैं सजातीय परागण। तो सजात पुष्पी क्या होता है, सजात पुष्पी का मतलब होता है इस प्रकार के स्वपरागण में एक पुष्प के परागकोश में बने परागण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर जाते हैं। अब दूसरे पुष्प का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये पौधा है, यहाँ पर एक पुष्प लगा है और दूसरा पुष्प यहाँ लगा है, तो यहाँ के परागकण निकल कर कहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सजातीय पुष्प परागण। तो उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो यह परागण क्या कहलाता है, पर परागण से मिलता जुलता होता है। अतः इसमें भी परागकणों के स्थानांतरण के लिए किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। अब बाह्य माध्यम कैसे, मतलब कि वो अपने आप नहीं जाएंगे, उनको जाने के लिए क्या चाहिए होता है, या तो हवा के माध्यम से जाएंगे या किसी कीट के माध्यम से जाएंगे, या फिर उनको जाने के लिए क्या चाहिए होता है, जैसे हमारे द्वारा भी जा सकते हैं। अगर हम एक पौधे को हाथ लगाते हैं और दूसरे पौधे को हाथ लगाते हैं तो भी जा सकते हैं, या उसी पौधे को छूते हैं नर एवं मादा को तो जा सकते हैं। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं जिनमें एक ही पौधे में दो अलग अलग फूल हैं और फिर परागण निकल कर दूसरे फूल तक आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सजात पुष्पी। तो इस तरह में बहुत सारे अनुकूलन पाए जाते हैं, है ना, परपरागित पुष्पों के समान संरचनात्मक अनुकूलन पाए जाते हैं। तो ये वाला जो अनुकूलन है जिसको हम बोल रहे हैं सजात पुष्पी परागण, तो ये कुछ परागण जैसा ही होता है पर प्रॉपर नहीं होता है ना। कंडीशन सेम होती है कि इनको कारण चाहिए होता है इनको पहुंचने के लिए, है ना। अब इसके स्वपरागण का कुछ महत्व है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये आपका स्वपरागण वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके इम्पोर्टेंस बताऊँगी, इसकी हानियाँ भी बताऊँगी। थैंक यू।